नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। ईरान कल रात में अमेरिकन एयरबेस अल उदीद पर हमला करता है। इसके बाद कुछ घंटों बाद ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस टाइप की पोस्ट करते हैं कि पिछले 12 दिनों से चला आ रहा इजराइल ईरान वॉर जो है वो उसका अब एक सीज फायर होता है। अगले 6 घंटे में जो भी ऑपरेशन है ये ईरान और इजराइल अपने कंप्लीट कर ले और अगले 24 घंटे में ये जो वॉर है इस पर एक टोटल रोक लगा दी जाए। 12 डे वॉर का इस पर यहाँ पर नाम दिया जाता है। और इसके बाद मिडिल ईस्ट को गॉड ब्लेस, इसराइल को गॉड ब्लेस और ईरान को गॉड ब्लेस, कहीं ना कहीं इस तरीके की लैंग्वेज ट्रंप यूज़ करते हैं और एक इंडिकेशन ये दे देते हैं कि ये जो अटैक्स अभी पिछले दिनों से चल रहे थे अब इन पर एक परमानेंट रोक ट्रंप ने लगा दी है। अब क्या सही में अमेरिका यहाँ पर रुक चुका है, इजराइल यहाँ पर रुक चुका है, या फिर एक बहुत बड़ी अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर चल रही है? बिकॉज आप अगर कुछ ट्वीट्स देखते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई ट्रंप पागल हो चुके हैं और ये जो ट्वीट्स हैं ये हवा में करे जा रहे हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज इस तरीके से डिसाइड हो रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा पैनल जो है वो बैठता है, एक काफ़ी लॉन्ग टर्म से ये जो पॉलिसीज़ है इनकी बनती है कंट्रीज़ की। तो एक तरीके से ये जो वॉर्स हैं ये ऐसे एक छोटे से डिसीजन पर यहाँ पर ख़त्म नहीं कर दी जा सकती। मुझे लगता है कि एक बड़ी अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है। इस वीडियो के अंदर हम उसे पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि अमेरिका जो है वो इन 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन 3 पर हमला करता है और इसके बाद ईरान की जो पार्लियामेंट है वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्लोज करने की धमकी दे देती है। यानी कि कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में इस चीज़ का अप्रूवल हो जाता है। इसके बाद अमेरिका जो है वो इस बात से कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हो जाता है कि ईरान अगर यहाँ पर ऐसा कर देता है तो 20% जो वर्ल्ड का ऑयल है वो इसी रूट से जाता है। प्लस जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है वो अपना सारा ऑयल जो है, जिसमें इराक, कुवैत और जितने भी कतर वगैरह ये सब देश हो गए, ये इसी स्ट्रेट ऑफ हरमुज से अपना तेल भेजते हैं। तो इन देशों की तो इकोनॉमी बर्बाद हो ही जाएगी और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो भी एक पीक स्पाइक उस पर चला जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका चाइना से ये चीज़ की गुहार करता है और चाइनीज़ इंटरवेंशन के बाद ईरान ये जो प्लान है इसे कहीं ना कहीं ड्रॉप ही कर देता है एक तरीके से। अब उसके बाद कल रात में 9 बजे कतर के अल उदीद एयरबेस पर ईरान हमला करता है, अमेरिकन स्ट्राइक जो कि इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हुई थी इस बात का जवाब देने के लिए। लेकिन एक क्रिप्टिक ट्वीट जो है वो ट्रंप की तरफ से आती है कि हम ईरान को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो अटैक है ये वो करने वाले हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी की स्टार्टिंग होती है कि ईरान जो है वो पहले से क्यों बता रहा है कि यहाँ पर ये अटैक करने वाले। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो कॉन्स्पिरेसी है इसको हम थोड़ा सा साइड में इसलिए भी रख सकते हैं। ये जो पॉइंट है कि ईरान ने पहले बता दिया, ईरान ने पहले कतर को बताया था कि तुम्हारे ऊपर नहीं, ये जो मिसाइल अटैक होगा ये अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर होगा। ठीक है, खैर इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा साइड में भी रखें तो एक पैटर्न जो है वो यहाँ पर देखने वाला है कि ये जो वॉर चल रही है इसके अंदर जीतेगा कौन फिर? इस पर इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है या फिर ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है, इसका फ़ायदा क्या मिला इन दोनों चीज़ों को? अब देखिए, एक मोटा माटी अगर हम बात करें तो 2 बड़ी मेन पावर्स हैं, ईस्टर्न पावर्स और वेस्टर्न पावर्स। वेस्ट की तरफ आपको नेटो दिखेगा और ईस्ट की तरफ रशिया, चाइना और पार्टली इंडिया। इंडिया भी आज की डेट में एक ईस्टर्न पावर है। इंडिया अपने आप को एक प्रॉपर न्यूट्रल पोजीशन में रखता है, लेकिन इंडिया एक तरीके से ईस्टर्न पावर ही है। वेस्टर्न्स के साथ हमारा ट्रेड टाई अप बहुत तगड़ा है, इस वजह से हम वेस्टर्न के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन एक ईस्टर्न पावर ही इंडिया है। अब 2 जो मेन खेमे यहाँ पर बटे हुए हैं और उसके बीच में पड़ता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट एक मेन राउट है यहाँ पर, स्पेशली ऑयल को भी अगर हम हटा दें तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग राउट मिडिल ईस्ट से ही होते हुए गुजरता है। और यहाँ इस पर, मिडिल ईस्ट पर जिसका कंट्रोल रहा, पूरी दुनिया पर उसका कंट्रोल होगा। ये इतिहास में भी देख लो, ये मॉडर्न वर्ल्ड में भी देख लो, मिडिल ईस्ट इज़ दैट इम्पोर्टेंट। भले ये रेगिस्तान है लेकिन ये मेन जगह पर पड़ता है। अब इसके बाद क्या होता है कि आज की अगर हम पोजीशन देखें तो 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ, यानी कि रशिया जो बड़ी मेन पावर है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा होल्ड ईरान के थ्रू करके रखता था, वो पिछले 2-3 साल से यूक्रेन वॉर के अंदर उलझा हुआ है। और कहीं ना कहीं रशिया का बहुत सारा डैमेज जो है वो यहाँ पर हो गया। लगभग 5 से 6 लाख सैनिक रशिया के यहाँ मारे जा चुके हैं। बहुत खर्चा जो है वो रशिया यहाँ पर कर चुका है इस वॉर के अंदर।
और काफ़ी अभी भी कह सकते हैं कि तो बहुत एंगेज्ड पोजीशन पर चल रहा है। वहीं अगर हम रशियन पोजीशन की मिडिल ईस्ट के अंदर बात करें तो एक मिनिमम सपोर्ट आज की डेट में हम कह सकते हैं, फुल ब्लोन सपोर्ट भी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक बहुत मिनिमम सपोर्ट या फिर कह सकते हैं कि मुंह से सपोर्ट सिर्फ रशिया यहाँ पर कर रहा है। और इसराइल के खिलाफ जब रशिया के एक्शन की बात आई तो रशियंस ने इस बात का हवाला देते हुए इस बात को टाल दिया कि इसराइल के अंदर लगभग 2 मिलियन रूसी नागरिक रहते हैं जो सोवियत यूनियन के टाइम से इसराइल में आए थे और यहाँ पर वो रह रहे हैं और रशियन बोलते हैं, और ये बात सही भी है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से इसराइल के खिलाफ रशिया नहीं जा सकता। ठीक है, अब मेन एडवर्सरी यहाँ पर अगर हम देखें तो ईस्टर्न पावर्स जो है उनका होल्ड ईरान अपने पास में रखता है। ठीक है, यानी कि ईरान के थ्रू हम हमारा जो मिडिल ईस्ट के अंदर इन्फ्लुएंस है वो बनाए हुए हैं। अब जो ईस्टर्न पावर्स ईरान के थ्रू बनाए हुए हैं और वेस्टर्न पावर्स जो है वो ये जो बाकी के देश इधर आप देखोगे इनके थ्रू बनाए हुए हैं। अब आज की डेट में ईरान ही अगर एक मिडिल ईस्ट की बड़ी पावर है जो कि वेस्टर्न पावर्स को रोक रही है मिडिल ईस्ट पर इन्फ्लुएंस अपना बनाने से, या फिर ईस्टर्न पावर का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर बना हुआ है तो सिर्फ ईरान की वजह से, वो जब इतनी कमज़ोर पोजीशन में चला जाता है, कमज़ोर पोजीशन यानी कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इतने साल पीछे चला गया इस हमले से, प्लस 12 दिन से जो इजरायली अटैक ईरान पर हुए, लगभग 1000 ईरानी यहाँ पर मारे जा चुके हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियल ये नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जो भी मिलिट्री बेसेस हैं ईरान के, स्पेशली जो बहुत मेन एयरफील्ड्स हो गई जहाँ से हो सकता था कि फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और फाइटर जेट्स का अगर हम बात करें तो काफ़ी मतलब पहले से भी ईरान की मिलिट्री के अंदर इतना ज़्यादा नामो निशान था भी नहीं। तो एयर सुपीरियोरिटी जो है ईरान की वो आज की डेट में ज़ीरो हो चुकी है। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि पहाड़ों के अंदर छुपी हुई ईरान के, वो कहीं ना कहीं काम में आ रही है। अगर उन बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी इजराइल जो है इन सीक्रेट बेसिस पर हमला कर देता है तो फिर ईरान की जो पावर होगी वो सिर्फ उनकी ग्राउंड फोर्सेस जो है वहाँ तक सीमित रह जाएगी। और ग्राउंड फोर्सेस भी आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ईरान के अंदर ही प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट 2022 से चल रहे हैं जो अभी जाकर एक पॉइंट पर आकर पीक पर हो चुके हैं। तो इतना जब कमज़ोर ईरान है और अमेरिका के पास में कि मौका है कि वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज करके जो ईस्टर्न पावर्स है उनको मिडिल ईस्ट से कुछ सालों के लिए यानी कुछ दशकों तक पीछे धकेल देगा और पूरा मिडिल ईस्ट पर कब्जा वेस्टर्न पावर्स का हो जाएगा, फिर ये जो अमेरिका है ये एकदम से सीज फायर पर क्यों आ गया है। अब देखो, सबसे पहली चीज़, ट्रंप कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। अगर ट्रंप ये ट्वीट भी कर रहा है ना तो उनका एक पूरा एडवाइजरी पैनल होगा जो हर एक वर्ड हर एक चीज़ मार्क करके रखता होगा। हाँ, हो सकता है ये ट्रंप की अपनी लैंग्वेज है और ये भी हो सकता है कि इसी लैंग्वेज में इनके जो एडवर्सरी पैनल्स हैं वो ट्वीट करवाते होंगे इनसे। तो इट्स नॉट अ यूनिलैटरल डिसीजन, यानी कि ट्रंप अकेले खुद इनके दिमाग में और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, ये काम नहीं होता है। पूरा पैनल रहता है और वो पूरी तरीके से इसे डिसाइड करता है। पहली चीज़, ये हर देश के केस में होता है। आप इंडिया के केस में देख लीजिए कि अगर हम पीएम को हर बात का अप्रेजल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन पूरा जो पैनल होता है, पूरा जो कैबिनेट होता है, ये सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो डिसीजन होगा ये यूनिलैटरली यूएस जब इतनी विनिंग पोजीशन पे होगा तब एकदम से सीज फायर डिक्लेयर नहीं करने की करेगा। अब इसकी सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो मुझे लग रहा है यूएस ने करा, और ये स्टेटमेंट्स वगैरह जो ट्रंप ने दी वो सिर्फ इन चीज़ों की वजह से दी। ये है ग्लोबल स्टॉक मार्केट। ग्लोबल स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता अगर ईरान के साथ ये जो वॉर है उसके अंदर पूरी तरीके से एक कथित तौर पर जो अमेरिका उतरा हुआ है अभी, यानी कि एक बैकिंग कर रहा है इसराइल के थ्रू, वो अगर डायरेक्टली यहाँ पर उतर जाता तो पूरा जो मार्केट है वो कोलैप्स कर जाता। बिकॉज अब अमेरिका अगर वॉर में उतरा है तो अमेरिका हार नहीं सकता, अमेरिका कुछ भी करेगा वॉर जीतने के लिए। ये जो वॉर है ये काफ़ी लंबी खिंचने वाली है। इसके पैनिक से ही जो है सेलिंग बढ़ जाती और पूरा स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाता। उसके बाद ऑयल प्राइसेस भी अगर हम देखें तो ऑयल प्राइसेस जो है वो एकदम स्काई रॉकेट हो जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो, स्पेशली अमेरिकन इकोनॉमी जो कि, और या फिर कह सकते हैं वेस्टर्न इकोनॉमी जो कि कंज्यूमर इकोनॉमीज़ है, ये कोलैप्स कर जाती है। तो इस कोलैप्स को बचाने के लिए प्रोबेबिलिटी है कि अभी अमेरिका ने ये सीज फायर ये वाली सब बातें ये स्टार्टिंग में कर रहे हैं, बट स्पेकुलेशंस और जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये जो वॉर है इसके अंदर अमेरिका उतरा हुआ है,
ईरान पर अटैक्स जारी है और ईरान में जब तक रिजीम ये चेंज नहीं कर देंगे तब तक ये रुकेंगे नहीं। ये जो सीज़ फायर है ये सिर्फ कहने को है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिससे जो पूरा कोलैप्स है मार्केट का, इसे बचाया जा सके। अगर ये मार्केट कोलैप्स करता है तो फिर एक पैनिक सेलिंग होगी, जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट है उसे एक सेफ मार्केट, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना जैसे मार्केट में लोग पार्क कर देंगे और फिर यहाँ से उठ के वापस इधर जाने में दशकों लग जाएंगे, बिकॉज वॉर टॉर्न कंट्री मिडिल ईस्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है अपना इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए। नहीं तो ये जो वॉर्स है ये अभी भी चालू है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू का एक ट्वीट है जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा। इस ट्विटर अकाउंट पर किसी भी तरीके का सीज फायर का अनाउंसमेंट यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। लगभग यहाँ तक कि कह सकते हैं कि पिछले 20 घंटे में बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई भी ट्वीट यहाँ पर नहीं किया है। अब एक बात यहाँ पर एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी उतरता है कि ईरान के अंदर ये जो रिजीम है इसे चेंज करने के लिए अमेरिका क्या करेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, अमेरिका ईरान पर पहले भी रूल कर चुका है, यानी कि अमेरिका का एक पपेट या फिर कह सकते हैं कि अमेरिका फेवर्ड एक रूलर ईरान के अंदर पहले भी रह चुका है। उसके बाद इस्लामिक क्रांति आई और फिर रशियन सोवियत रूल आया ईरान के अंदर, सोवियत इन्फ्लुएंस आया और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के थ्रू यानी कि ईस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पर आया। अब ये जो इस्लामिक रिजीम है ये एक ईस्टर्न इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर बनाए हुए हैं और इस ईस्टर्न इन्फ्लुएंस से पहले ईरान के अंदर शाह ऑफ ईरान थे, जो कि जिनका ट्विटर अकाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रेज़ा पहलवी है, ये शाह ऑफ ईरान थे, ईरान का क्राउन प्रिंस भी इन्हें कहा जाता है। इनका अगर ट्विटर अकाउंट हम देखें तो 2 घंटे पहले इन्होंने ये पोस्ट करी कि वी आर मूविंग टू द फाइनल फेज ऑफ आवर स्ट्रगल, इट विल बी हार्ड बट द रिजीम इज़ वीक, इट इज़ नियर कोलैप्स, वी द ईरानियन पीपल कैन एंड इट। यानी कि ईरान के अंदर अभी भी एक रिजीम चेंज होने का बड़ा जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। एक तरीके से वेस्टर्न खेमे में ईरान को डालने के लिए पूरा जो रिजीम है इस्लामिक रिजीम उसे कहीं ना कहीं बदला जाने की पूरी कवायद यहाँ पर लगाई जा रही है, बिकॉज रशिया जो है वो अभी ईरान को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। चाइना जो है उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतना मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ईरान को इस लेवल पर सपोर्ट कर दे। खैर, वियतनाम के टाइम पर जब देखा हमने कि यूएसए वॉर हार चुका था, उस समय सोवियत यूनियन अपने पीक पर था, काफ़ी मजबूत था और उसके इन्फ्लुएंस से, उसके सपोर्ट से वियतनाम जो है वो वॉर, उसके अंदर वॉर ईरान यूएस हार चुका था। लेकिन ईरान के केस में 2025 के केस में यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अलग है। सो आई थिंक कि ये जो सीज फायर डिक्लेयर हुआ है ये सिर्फ ग्लोबल ऑयल मार्केट प्लस ग्लोबल स्टॉक मार्केट को कोलैप्स करने से बचाया है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई है। अगर इस अनाउंसमेंट से आप देखो तो क्रूड की प्राइसेस जो है वो अचानक से गिर गई। यहाँ पे लगभग 4.77% यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली और नहीं होगा तो लोगों ने शॉर्ट कर दिया होगा मार्केट। लेकिन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो मुझे लग रहा है यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। सो आई होप आपके क्या व्यूज़ है वो आप मुझे डाउन कमेंट्स में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।